Namaste, it's Naitik Singh and a great welcome to my YouTube channel NS Inquisitive। आज का टॉपिक है ऑपरेशन पोलो, यानी हैदराबाद का भारत में कैसे विलय हुआ। हैदराबाद के विलय के साथ हम लोग जूनागढ़ और कश्मीर के विलय को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 18 जुलाई सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को मंजूरी मिलती है, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा और पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। और जो उस टाइम प्रिंसली स्टेट्स है उनको या तो इंडिया या पाकिस्तान में से जुड़ना होगा या इंडिपेंडेंट हो जाना होगा। 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनते हैं और पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। उस समय भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था, 565 प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। अंग्रेज भारत छोड़ते समय यह कहकर गए थे कि भारत 15 सालों में भी प्रिंसली स्टेट्स को नहीं जोड़ पाएगा, पर सरदार पटेल खाली 2 साल में ही ये काम कर दिए थे। 15 अगस्त आते आते 560 से ज़्यादा रियासतें भारत में जुड़ जाती हैं, पर कुछ रियासतें जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, त्रावणकोर, हैदराबाद ये सब अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनना चाहते थे। पहले थोड़ा जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ, फिर हैदराबाद की हम लोग बात करेंगे। जम्मू कश्मीर पहले एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था, मैंने बताया। 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया था और बाद में जो राजा थे हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनकी सेना को हरा दिए थे। फिर हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत मदद के लिए बैठा था, पर जो आखिरी वायसरॉय थे भारत के आखिरी वायसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने सुझाव दिया कि पहले हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लो। 26 अक्टूबर 1947 में हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। फिर भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में सफाई करती है आतंकवादियों की। अब बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी, पर राजा मुस्लिम, मोहम्मद महाबत खान थर्ड, और जूनागढ़ के नवाब का नाम था शाहनवाज भुट्टो। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, जिसकी कोई भी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, पर जूनागढ़ के नवाब और राजा को मिलना था पाकिस्तान में। और वो लोग ये कहते थे कि वो लोग पाकिस्तान में पानी के ज़रिए पहुँच जाएंगे, क्योंकि कराची पोर्ट सबसे ज़्यादा पास पड़ता है जूनागढ़ के। अब जब ये बात हो रही थी कि जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलेगा, तो भारत की तरफ से वीपी मेनन जाते हैं जूनागढ़ के नवाब से मीटिंग करने के लिए, पर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। फिर 16 सितंबर 1947 पाकिस्तान जूनागढ़ के विलय को मंजूरी दे देता है। जब जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल जाता है, इसके 2 अधीन राज्य थे, मंगरोल और बादरियाबाद। इन दोनों राज्यों के राजा हिंदू थे, वो दोनों जुड़ जाते हैं भारत से। अब जब जूनागढ़ के अधीन राज्य थे वो पाकिस्तान में जूनागढ़ मिला है और मंगरोल और बादरियाबाद भारत में मिला है, तो जूनागढ़ के नवाब सवाल करने लग जाते हैं। तो भारत सेना भेज देता है जूनागढ़ में, जूनागढ़ उन दोनों राज्यों की रक्षा करने के लिए। फिर जूनागढ़ में जब भारत कब्जा कर लेता है, सारे पोर्ट्स जो बंदरगाह थे सबको बंद कर देता है ताकि पाकिस्तानी मदद ना आ सके। और भारत 24 अक्टूबर को जूनागढ़ में सेना भेजता है। और जब भारत जूनागढ़ में कब्जा कर लेता है, तो भैया नवाब को तो भागना था, क्योंकि जान लेते हैं यहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, तो वो सारे परिवार सारा संपत्ति उठाकर पाकिस्तान भाग जाते हैं। और फिर जूनागढ़ के राजा जो थे वो यूरोप में छुट्टी मना रहे थे। 8 नवंबर को शाहनवाज भुट्टो जिन्ना और भारत सरकार को पत्र लिखते हैं और जूनागढ़ की स्थिति बताते हैं, बहुत ख़राब हो रही है ब्लॉकेट की वजह से। तो फिर कहते हैं बहुत जल्दी इसका हल निकाला जाए, और इसी के साथ वो भारत को एडमिनिस्ट्रेशन संभालने को कहते हैं। जब भारत एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लग जाता है, तो फिर पाकिस्तान कहने लग जाता है कि ज़बरदस्ती भारत ने कब्जा कर लिया है जूनागढ़ में। जूनागढ़ का विलय न तय करेगा पाकिस्तान, न जूनागढ़ के नवाब, तय करेगी जनता। इसलिए भारत 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाती है, यानी पब्लिक रेफरेंडम, जिसमें 99.95% वोट
जाता है भारत को। 99.95 ऑफिशियल वोट भारत के लिए जाते हैं। ऐसे जूनागढ़ का विलय हुआ भारत में। अब हमने जूनागढ़ के विलय की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद भारत को इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वो सबसे समृद्ध, सबसे धनी और सबसे ताकतवर रजवाड़ा था। हैदराबाद के पास खुद का रेलवे, आर्मी, एयरलाइन, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे नेटवर्क, पोस्टल सिस्टम, खुद की करेंसी और खुद का रेडियो ब्रॉडकास्टिंग था। आप समझ लीजिए छोटा सा एक देश था अपने आप में। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम जो मीर ओस्मान अली खान, ये हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। उनके पास दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा था और उसे वो पेपर वेट की तरह यूज़ करते थे। उनकी कुल संपत्ति यानी टोटल प्रॉपर्टी 236 मिलियन US डॉलर की थी और उनकी एनुअली इनकम थी वो 9 करोड़ उस टाइम की उनकी एनुअली इनकम थी। चलिए हमने बात तो कर ली उनकी अमीरी की, अब हैदराबाद की करते हैं। हैदराबाद में बहुसंख्यक आबादी थी हिंदू की, 85% हिंदू थे, पर इन पे अत्याचार बहुत होता था। हैदराबाद की स्टेट आर्मी में 1765 ऑफिसर थे, जिनमें 1268 मुस्लिम, 421 हिंदू और 121 अलग धर्म के थे। अब यहाँ 3 नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मीर ओस्मान अली जो कि निज़ाम थे, कासिम रिजवी और लैक अली जो कि पीएम थे हैदराबाद के। जो कासिम रिजवी उसने अपनी खुद की फ़ौज बना के रखी थी जिसका नाम था रज़ाकार। रज़ाकार का सिर्फ एक काम था मुस्लिम आबादी बढ़ाना। हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करते थे रज़ाकार, बस एक ही काम था जैसे बताया, हिंदू की आबादी हैदराबाद में घट जाए और मुसलमानों की आबादी बढ़ जाए। धर्म परिवर्तन, रेप, ये सब रज़ाकार हिंदुओं पर करते थे। जो कासिम रिजवी था एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। अब आप सोचेंगे कि जब ये सब हिंदुओं पर होता था तो फिर इंडिया ने अटैक क्यों नहीं किया हैदराबाद में। पर अगर इंडिया ये कहकर अटैक करता कि हैदराबाद में सब हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, फिर पाकिस्तान ये कहने लग जाता कि कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है तो कश्मीर हमको दे दो। इसलिए इंटरनेशनली मामले संभालने के लिए इंडिया ने ये कहकर नहीं हमला किया था। इंटरनेशनली मामला बना रहे, जैसे मीर ओस्मान अली ने UN में भी ये मुद्दा उठाया था। इसलिए भारत ने 29 नवंबर 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया था, जिसमें भारत 1 साल के लिए हैदराबाद में कुछ नहीं करेगा, ना आर्मी रखेगा। रज़ाकार की आर्मी जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए भारत ने सोचा हमला करना ज़रूरी होगा। इसलिए 1948 सितंबर में भारत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा दिया और जो भारत की यही कार्यवाही थी उसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। ऑपरेशन पोलो इसलिए कहते हैं क्योंकि पोलो एक प्रकार का गेम है जिसे घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, वो हैदराबाद में फेमस था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक हैदराबाद एक धर्म शासित राज्य बनता जा रहा था। महमूद नवाज खान जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर थे हैदराबाद के, उन्होंने मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बनाया था जिसे MIM कहते हैं। इसका भी बस एक ही काम था, मुसलमानों को एकजुट कर हिंदू आबादी घटाना। जो हैदराबाद था वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की सभी धाराओं का उल्लंघन कर रहा था। एक्सटर्नल अफेयर्स में उसने पाकिस्तान से 15 मिलियन पाउंड का लोन लिया था क्योंकि वो अपनी खुद की आर्मी बना सके। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का उल्लंघन था। 1948 की गर्मियों में सरदार पटेल ने इरादा बना दिया था, संकेत दे दिए थे अटैक के, पर जो आखिरी वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को बिना बल का प्रयोग किए सुलझाएं। लड़ाई से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हैदराबाद की और इंडियन मिलिट्री की प्रिपरेशंस क्या थी। जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके पास 24,000 सैनिकों की सेना थी और वो सेना 3 आर्मर्ड रेजिमेंट्स में बटी हुई थी। पहली थी हॉर्स कैवेलरी रेजिमेंट, दूसरी में थी 11 इन्फेंट्री बटालियंस और तीसरे में आर्टिलरीज थी। और इस आर्मी के कमांडर थे मेजर जनरल एल एडजॉस जो अरब से थे। इसके साथ हैदराबाद के पास 2 लाख रज़ाकार की सेना थी जिसके लीडर कासिम रिजवी थे। अब बात कर लेते हैं इंडियन मिलिट्री प्रिपरेशंस। जब भारत सरकार के द्वारा हैदराबाद में घेराबंदी और कब्जा करने का आदेश आता है तो जिस प्लान से भारतीय सेना हैदराबाद में कब्जा करती है उसे गोडार्ड प्लान कहते हैं। और ये प्लान लेफ्टिनेंट जनरल EN गोडार्ड के द्वारा निर्धारित किया गया था जो कि भारतीय सदर्न कमांड के कमांडर इन चीफ थे। इस प्लान के तहत विजयवाड़ा ईस्ट से और सोलापुर वेस्ट से, जबकि छोटी इकाइयाँ सीधे हैदराबाद में हमला करेंगी
और कुल मिलाकर गोडार्ड प्लान की कमान लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह के हाथों में दी गई थी। सोलापुर का हमला मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें 4 टास्क फोर्सेस थीं। जो पहली थी वो थी स्ट्राइक फोर्स है, जिसमें फास्ट मूविंग इन्फेंट्री, कैवलरी और लाइट आर्टिलरी थी। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना होती है, कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना होती है और आर्टिलरी मतलब होती है तोपें। जो दूसरी थी वो स्मैश फोर्सेस थी, जिसमें आर्मर्ड यूनिट्स और आर्टिलरीज थी। तीसरी में किल फोर्सेस थी, जिसमें इन्फेंट्री और इंजीनियरिंग यूनिट्स थी। इंजीनियरिंग यूनिट्स में जैसे कभी इन्फेंट्री और कैवलरी को मदद पड़ती तो डायरेक्ट इंजीनियरिंग यूनिट मदद पहुंचा सकती है। और चौथी थी वीर फोर्सेस, जिसमें इन्फेंट्री, एंटी टैंक और इंजीनियरिंग यूनिट्स थी। विजयवाड़ा का हमला अजीत रुद्रा के नेतृत्व में हुआ, जिसमें 2/5 गुरखा राइफल्स, 17th पूना हॉर्स की स्क्वाड्रन थी और 19th फील्ड बैटरी, जिसमें इंजीनियरिंग और सहायक यूनिट्स थीं। इन सब के अलावा 4 इन्फेंट्री बटालियंस कम्युनिकेशन लाइंस को बचाने के लिए और 2 टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन एयर सपोर्ट के लिए, यानी हवाई हमले के लिए या फिर हवाई रक्षा के लिए। ऑपरेशन पोलो 5 दिन तक चलता है और पहले दिन की लड़ाई 13 सितंबर होती है। डे 1 13 सितंबर भारतीय सेना हैदराबाद में सुबह 4 बजे पहुंच जाती है और पहली लड़ाई नाल दुर्ग फोर्ट में होती है, जो कि सोलापुर सिकंदराबाद हाईवे में पड़ता है। और ये लड़ाई 1st हैदराबाद इन्फेंट्री और 7th ब्रिगेड के बीच में होती है। बाद में जो 2nd सिख इन्फेंट्री थी वो नाल दुर्ग में हैदराबादी पोजीशन पर हमला कर देती हैं। और 1st आर्मर्ड ब्रिगेड की एक आर्मर्ड कॉलम जो स्मैश फोर्सेस का एक हिस्सा थी, वो जालकोट में सुबह 9 बजे पहुंचती हैं, जो कि नाल दुर्ग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। लेफ्टिनेंट कॉलोनल राम सिंह, जो कि 9 डोगरा के कमांडेंट थे, उन्होंने स्मैश फोर्सेस के लिए एक रास्ता साफ कर दिया। फिर वहीं से आर्मर्ड कॉलम 3:15 पर उमार्ग पहुंच जाती हैं, जहां वो रजाकारों से लड़ती है। तब तक जो दूसरे कॉलम थे, जिसमें 3rd कैवलरी की एक स्क्वाड्रन, 18th किंग एडवर्ड ओन कैवलरी की एक ट्रूप, 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट की ट्रूप्स, 10 फील्ड कंपनी इंजीनियर्स, 3/2 पंजाब रेजिमेंट, 2/1 गुरखा राइफल्स और 1 मेवाड़ इन्फेंट्री और एंसिलरी यूनिट्स यानी सहायक इकाइयाँ थीं। वो सब तुलजापुर में हमला करती हैं, जहां उनका सामना 1st हैदराबाद इन्फेंट्री और 200 रजाकारों से होता है, जो कि खाली 2 घंटे तक टिकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पूरब से लेफ्टिनेंट जनरल A.A. रुद्रा हैदराबाद की स्टेट फोर्स की आर्मर्ड कैवलरी यूनिट्स से लड़ते हैं। डे 2 14 सितंबर जो फोर्स थी उमार्ग में जो डेरा डाल चुकी थी, वो राजेश्वर शहर के लिए निकल पड़ती हैं। फिर टेम्पस्ट स्क्वाड्रन को बुलाया जाता है और जो एयर स्ट्राइक के द्वारा थल सेना के लिए रास्ता साफ करती हैं, यानी लैंड फोर्स के लिए वो रास्ता साफ करती हैं। टेम्पेस्ट स्क्वाड्रन आक्रामक बल एंटी टैंक डिश के द्वारा थोड़ा सा धीमे हो जाती है, उनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। एंटी टैंक डिश का मतलब होता है जो ज़मीन पर गड्ढे खन दिए जाते हैं ताकि टैंक एक जगह से मतलब दूसरी जगह ना जा सकें। और उसी समय 3/11 गुरखा राइफल और 8th कैवलरी की स्क्वाड्रन ओस्मानाबाद में हमला कर देती हैं। ये सब जीतते जाते हैं। फिर औरंगाबाद के शहर पर कब्जा करने के लिए मेजर जनरल DS ब्रार को कमान सौंपी गई, जिसके तहत एक बल का गठन किया गया। शहर पर इन्फेंट्री कैवलरी की 6 कॉलम हमला करती हैं। तीसरा दिन 15 सितंबर तीसरे दिन 3/11 गुरखास को जालना शहर में कब्जा करने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाकी की सेना लातूर चली जाती है। और बाद में मोमियानाबाद में उनका सामना 3 गोलकोंडा लैंसर्स से होता है। सूर्यापेट शहर में हवाई हमलों से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द हैदराबाद डिफेंस ख़त्म हो जाते हैं, पर जो बचे हुए रजाकार थे वो गुरखास का विरोध करते हैं। हालांकि बाद में गुरखास शहर पर कब्जा कर लेते हैं। चौथा दिन 16 सितंबर लेफ्टिनेंट कॉलोनल राम सिंह के अंडर की फोर्स ज़ाहिराबाद सुबह पहुंच जाती है, पर माइन फील्ड के द्वारा वो उनकी गति धीमी होती है, सेना की गति धीमी हो जाती है। माइन फील्ड का मतलब होता है लैंड माइन। बिदार रोड के जंक्शन
पहुंचने पर और उसके साथ सोलापुर हैदराबाद सिटी हाईवे में सेना को घात लगाए बलों का सामना होता है, जो वहां पर घात लगा के बैठे हुए थे। हालांकि कुछ सेना को वहीं छोड़ दिया जाता है उनसे सामना करने के लिए, और बाकी की सेना आगे बढ़ जाती है और पहुंचती है 15 किलोमीटर अंदर जाहिराबाद के, जहां उनका छिट्टा पुट्टा विरोध होता है। 5वां दिन 17 सितंबर। 17 सितंबर को इंडियन आर्मी बिदार पहुंच जाती है। तब तक फर्स्ट आर्मर्ड रेजिमेंट की सेना चित्याल में होती है, जबकि दूसरे कॉलम हिंगोली शहर में कब्जा कर चुके थे। 17 सितंबर को शाम 5 बजे निज़ाम ने युद्ध में विराम की घोषणा की। इस प्रकार युद्ध की समाप्ति होती है। 16 सितंबर को बहुत बुरी हार चखने के बाद निज़ाम मीर ओस्मान अली खान अपने पीएम को बुलाते हैं, लैक अली, और इस्तीफे का अनुरोध करते हैं, और ये इस्तीफा पूरा मंत्रिमंडल का था। निज़ाम 23 सितंबर 1948 को रेडियो स्पीच देते हैं और अपनी हार को कबूलते हैं। हैदराबाद का भारत में विलय के बाद रज़ाकारों को भंग कर दिया गया था। रज़ाकार की सेना बंद हो जाती है, MIM बैन हो जाती है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंद हो जाती है, और बाद में 1957 में AIMIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में कांग्रेस सरकार के तहत रिचार्ज होता है। सरकार का नया बनती है AIMIM, और कासिम रिजवी को जेल होती है, 10 साल की जेल होती है, और उसे इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि वो 48 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान भाग जाएगा। तो ये था ऑपरेशन पोलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।